जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। और लक्ष्मीकांत पॉलिटी की गाइज ये सीरीज चल रही है। और हमारा जो चैनल है कमलाक्ष झा ऑफिशियल नाम से, उस चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी की कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिविल सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। करंट अफेयर्स मिलते हैं आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डेप्थ नॉलेज वाला वीडियो जो है वो मिलता है। प्लस एनसीईआरटी की सीरीज हम ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, और भी काफी सारी चीजें आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो सब्सक्राइब कर लो फटाक से। और आज हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप। इस लेक्चर के एंड तक सिटीजनशिप से जुड़ी पूरी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। हमारे लेक्चर्स क्यों इतने ज्यादा खास होते हैं? क्योंकि गाइस देखो, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के अंदर जो चैप्टर है सिटीजनशिप का, आप देखो हमने सिटीजनशिप के चैप्टर को टॉपिक्स और सब टॉपिक्स वाइज डिवाइड किया है। ये आपको हेल्प करेंगे, स्पेशली आपके रिवीजन के दौरान और आपके मेंस की प्रैक्टिस के दौरान। कैसे हेल्प करेंगे? आप कैसे इस इंडेक्स का यूज करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि सिटीजनशिप की इंपॉर्टेंस क्या होती है, बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, हमारी पीडीएफ ओपन करनी है, 2 नंबर 3 नंबर पेज को रहो पढ़ लेना है, उसमें आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। राइट? जैसे कई बार आप रिवाइज करते हो ना, जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 आपको रिवाइज करना है, तो कहां मिलेगा? डायरेक्ट इंडेक्स देखो और डायरेक्ट टॉपिक पे रहो जाओ, आपको पूरी चीज मिल जाएगी। राइट? तो ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। और अभी इस लेक्चर के अंदर ये पूरी चीजें डिटेल में हम लोग एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। तो फटाक से लाइक का बटन हिट करो। और 1 लाख से ज्यादा व्यूज जो है वो इस वीडियोस पर पहुंचाने हैं। तो उसी के साथ हम लोग सेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। जय श्री महाकाल। और इससे रिलेटेड जो भी, यानी कि इस चैनल पर जो भी पीडीएफ, मतलब जो भी वीडियोस आते हैं, उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो आपको एग्जाम में हेल्प करे शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल के मेंबर बन सकते हैं इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके। आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए सिटीजनशिप के बारे में हम बात करते हैं। देखो कितने अच्छे से हमने सिटीजनशिप की यहां पर डेफिनेशन जो है वो मेंशन करी है आप लोगों के लिए। तो आइए समझते हैं पूरे टॉपिक को, फोकस के साथ सुनो। तो सिटीजनशिप का मतलब है आप एक पर्टिकुलर देश के लीगल और पॉलिटिकल मेंबर हैं। देखो वर्ड्स पर ध्यान देना, टर्म्स पर, लीगल और पॉलिटिकल मेंबर हैं आप एक पर्टिकुलर कंट्री के, तो वो होती है सिटीजनशिप। राइट? इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने देश से कुछ अधिकार मिलते हैं और आपको कुछ ड्यूटीज भी पूरी करनी पड़ती है। यहां पर सीधे सीधे हाईलाइट कर दिया है फंडामेंटल राइट्स को और फंडामेंटल ड्यूटीज को। इसमें आपका और आपके देश के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। जैसे आप अपने देश से प्रोटेक्शन और अधिकार एक्सपेक्ट करते हो, राइट, कि आपका देश आपको प्रोटेक्ट करके रखे और वो आपको अधिकार दे। वैसे ही आपको अपने देश के रूल्स और कानून की रिस्पेक्ट करना पड़ता है। तो ये एक प्रकार का रिलेशन होता है कि आप अगर अपने देश में प्रोटेक्शन चाहते हो तो आपको देश की कुछ चीजें भी माननी पड़ेगी, जैसे उसके कानून, उसके रूल्स, है ना, उसकी ड्यूटीज कुछ। तो वो चीज देखो कितने अच्छे से हमने पूरी चीज यहां पर जो है वो आपके लिए मेंशन जो है वो की हुई है। तो ये एक रिलेशनशिप है इंडिविजुअल का और एक कंट्री के बीच का, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। कंट्री आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, कुछ अधिकार प्रोवाइड कराती है उसके, और सिटीजन्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। राइट? और सिटीजनशिप जो है वो जनरली रिकॉग्नाइज की जाती है एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, जैसे कि पासपोर्ट होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं, है ना। हाउएवर स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो होता है एक्वायर करने का या सिटीजनशिप लूज करने का, यानी कि सिटीजनशिप हासिल करने का और लूज करने का, वो हर एक कंट्री में अलग अलग होता है ना। क्या मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है तो क्या आधार कार्ड उसकी सिटीजनशिप का प्रूफ है? सिंपली यस और नो। और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे देना अगर पता है आपको तो। राइट? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी एक जानकारी होनी चाहिए। अक्सर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि इसका एग्जैक्ट क्या करेक्ट आंसर है। बट आप लेक्चर जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे, हमारे चैनल से जुड़कर नॉलेज गेन करते जाओगे, तो हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। तो आइए अब हम समझते हैं सिटीजनशिप की इंपॉर्टेंस के बारे में कि भाई सिटीजनशिप क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, सिटीजनशिप काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये आपको अपने देश का हिस्सा बनाता है। आपको कुछ बेसिक अधिकार मिलते हैं, जैसे कि एजुकेशन के, हेल्थ के, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, सरकार करती है ना। हेल्थ के लिए देखो आयुष्मान भारत स्कीम, एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सरकार प्रोवाइड कराती है वेरियस स्कीम्स के थ्रू। राइट? जैसे मैन्युअल लेबर्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए मनरेगा हम लोग को देखने को मिलती है ना। स्किल इंडिया मिशन हमारे यहाँ है, मेक इन इंडिया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है। तो ये सब क्या कर रही है? सरकार जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो जनरेट करती है। राइट? यानी कि एक कंट्री जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने सिटीजन के लिए जनरेट करती है। तो ये कुछ बेसिक अधिकार सबको मिलते हैं। दूसरी बात, जब आप किसी कंट्री के सिटीजन होते हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है
ये आपको अपने देश के बॉर्डर्स के अंदर भी मिलती है, और कभी अगर आप बाहर जाते हो तो भी मिलती है। आपने कई बार कुछ मिशंस के बारे में सुना होगा कि हमारे इंडियंस कहीं पर फंसे हुए हैं और उसको हमारी फोर्स जो है वो जाकर लेकर आ रही है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो आप कहीं बाहर भी फंस जाते हो तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी साम दाम दंड भेद सब जो है वो लगा देती है। और सिटीजनशिप के अधिकार क्या है, आइए इस पर स्पेसिफिकली बात करते हैं। तो पहले सिविल राइट्स, ये आपके बेसिक फ्रीडम होते हैं, जैसे कि राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट, और अपनी बात रखने का हक, है ना, एक्सप्रेस करने का हक। तो ये सिविल राइट्स हैं। दूसरा है पॉलिटिकल राइट्स, जैसे वोटिंग का हक, इलेक्शंस में भाग लेने का हक, अपने पॉलिटिकल व्यूज को एक्सप्रेस करने का हक। और तीसरा है सोशल राइट्स। तो आपको सिटीजनशिप के अंदर तीन प्रकार के स्पेशली राइट्स दिए जाते हैं, प्लस वन फोर्थ इकोनॉमिक राइट, है ना। तो तीसरा राइट है सोशल राइट। आपको एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी जैसी बेसिक सर्विसेज मिलती हैं। इकोनॉमिक राइट्स, ये आपको अपने बिजनेस चलाने, नौकरी करने और प्रॉपर्टी खरीदने का हक देते हैं। तो देखो कितने बढ़िया तरीके से हमने आपके लिए यहाँ पर चीजें सजा के रखी है कि अगर एक व्यक्ति अगर किसी कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं तो उनको इस प्रकार के अधिकार जो है वो मिलते हैं, राइट। सिविल राइट्स मिलते हैं, पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, सोशल राइट्स मिलते हैं, इकोनॉमिक राइट्स मिलते हैं। ये चीज अगर आप मेंस में एज इट इज लिख देंगे तो सामने वाला जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको मजा आ जाएगा। तो ऐसे हमने पूरे आप लोग के लिए नोट्स प्रिपेयर करवा के दिए हैं कि आपको अलग से कहीं से नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। हम आपका समय बचा रहे हैं क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। कम टाइम पर आपको ज्यादा अच्छी और बेटर क्वालिटी की चीज मिले, इस पर हम सबसे ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। और इसलिए यहां पर जो लेक्चर जितने भी आते हैं वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं, और ऐसे होते हैं कि आप बस सिर्फ लेक्चर सुनो, ध्यान से कंसेप्ट क्लियर करो और इसके नोट्स को रिवाइज करो। तो सिटीजनशिप के ड्यूटीज, अब आइए बात करते हैं। अधिकार तो आपने देख लिए कि भाई इतने सारे अधिकार जो है वो सिटीजनशिप मिलने के बाद मिल जाते हैं, बट ड्यूटीज भी तो है, राइट। अब जितनी इंपॉर्टेंट अधिकार है उतने ही इंपॉर्टेंट ड्यूटीज भी हैं। हमारी कुछ मेन ड्यूटीज क्या है, देखो आप, कानून की रिस्पेक्ट करना, आपको अपने देश के कानून को फॉलो करना होता है। टैक्स देना हमारी ड्यूटी है जो गवर्नमेंट को पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करती है। अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको कोर्ट में जूरी का काम करना पड़ता है, राइट। जूरी ड्यूटी एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। एक सिविक पार्टिसिपेशन, अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना, सोशल मुद्दों पर अपनी आवाज उठाना भी एक प्रकार की ड्यूटी है। मिलिट्री सर्विस, कई बार अगर कोई देश को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको बुलाने पर जाना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। बट आई एम टेलिंग यू, ड्यूटीज अगर आप नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बट ड्यूटीज करना जरूरी है, राइट। अब देखो, रिस्पेक्टिंग द लॉ और एक फॉलोइंग द लॉ, इसमें भी एक डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। बट ऑब्वियस ही बात है, अगर आप लॉ फॉलो कर रहे हो तो लॉ की रिस्पेक्ट भी जो है वो कर रहे हो, बट मजबूरी के साथ जो है वो नहीं करना। दैट इज द डिफरेंस ना, कि आपको जब इंडियन गवर्नमेंट इतनी सारे अधिकार प्रोवाइड करा रही है तो हमारे भी तो कुछ अधिकार होते हैं। तो टैक्स की चोरी क्यों करना, टैक्स पे किया जाना चाहिए, उसी से तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप जो है वो होता है। बट कॉमन मैन जो है वो टैक्स को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, राइट। बट हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि एक कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से टैक्सेशन बेटर होना चाहिए। जो हमारी कंट्री का है, गरीबों के ऊपर टैक्सेशन का बर्डन जो है वो उतना पास ऑन जो है वो नहीं किया जाता, राइट। बट हाँ, जीएसटी वीएसटी तो है जो थोड़ा सा बर्डन होता है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता, या आप अपने मेंस के वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, रिफॉर्म्स वाले उसमें। अब देखो, बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आप बताओ कि सिटीजनशिप की महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिटीजनशिप गाइस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें अपनी आइडेंटिटी और बिलोंगिंग का एहसास दिलाती है। आप अपने देश का हिस्सा फील करते हैं। दूसरी बात, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, जब आप सिटीजन होते हैं आपको अपने देश की तरफ से प्रोटेक्शन मिलती है। और पार्टिसिपेशन एंड इन्फ्लुएंस, आपको अपने देश के पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का हक मिलता है, जैसे वोट देना और अपने लीडर को चूज करना। तो एक आइडेंटिटी और बिलोंगिंग, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, पार्टिसिपेट आप करते हो, राइट। आपको काफी सारी सर्विसेज और बेनिफिट जो है वो सरकार की तरफ से मिलती है, जो पहले भी बता चुका हूं, है ना। सिटीजनशिप एक पर्टिकुलर कंट्री की यूजुअली ग्रांट करती है राइट टू अ पासपोर्ट, जो कि आप, जिससे आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी कंट्री के सिटीजन नहीं है तो आप इंटरनेशनल ट्रेवल कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इंडिया में सिटीजनशिप के नियम है जिसको हम लोग को जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया में सिटीजनशिप को लेकर जो रूल्स हैं उनका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, स्पेशली आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक।
राइट, पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जो भी 26 जनवरी 1950 के बाद इंडिया में रहते हैं उनको सिटीजनशिप मिल गई थी। राइट, ये फैक्ट अब आप थोड़े से हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बहुत ध्यान से सुनना है इस पूरे टॉपिक को। तो आर्टिकल 5 क्या कह रहा है कि जो भी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के बाद इंडिया में रह रहे हैं तो उनको सिटीजनशिप हमने दे दी। फिर आर्टिकल 6 और 7 क्या कहता है कि पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान से इंडिया आने वाले लोगों के लिए सिटीजनशिप अधिकार को एक्सप्लेन करता है। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई इंसान दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है तो उससे इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। राइट, तो ये फैक्ट थोड़े से आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए स्पेसिफिकली एक एक चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं जिससे कि आपको और क्लैरिटी जो है वो मिले। तो पहली चीज तो आपको ये आर्टिकल 5 के अंदर ध्यान में रखना है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी इंडिया के अंदर रहेंगे तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। आर्टिकल 6 जो है वो कुछ अधिकार के बारे में बात करता है कुछ पर्सन के जो माइग्रेट हुए पाकिस्तान के, पाकिस्तान से। आर्टिकल 7 भी इसी के बारे में बात जो है वो करता है। राइट, जिसके ऊपर और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी इतना कुछ डेप्थ में जाने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि अभी आपको सिटीजनशिप एक्ट 1956 के बारे में समझना है, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आर्टिकल 7 राइट्स के बारे में बात करता है कि जो भी लोग जो है वो पाकिस्तान से आए हैं तो उनके क्या अधिकार होंगे, उसके बारे में डिटेल्स देता है। राइट, आर्टिकल 8 जो है वो जो इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पीआईओ, तो उनके अधिकार की जो है वो बात करता है। आर्टिकल 9 जो है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी, ये फैक्ट ध्यान में रखना आर्टिकल 9 का, कि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरी किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेगा तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 के अंदर ये कहा गया है कि आप किस प्रकार से अपने सिटीजनशिप के अधिकार को कंटिन्यू रख सकते हो, राइट, एक बार मिलने के बाद। और पार्लियामेंट जो है वो कानून के तहत सिटीजनशिप के अधिकार को रेगुलेट कर सकती है, उसमें चेंजेस ला सकती है कानून के माध्यम से। अब सुनना सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। राइट, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई तो फटाक से लाइक का बटन जो है वो हिट कर दो। अब सुनो, सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसके जरिए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप कैसे मिलती है या कैसे छीन ली जाती है, हट जाती है, ये सब बताया है इस कानून के अंदर। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि कैसे सिटीजनशिप मिलेगी और कैसे हटेगी। इसमें तीन चीजें हैं, बर्थ, डिसेंट और रजिस्ट्रेशन। क्या क्या तीन चीजें, मेरे साथ रिपीट करो, बर्थ, डिसेंट और रजिस्ट्रेशन। बर्थ, डिसेंट और रजिस्ट्रेशन, पहले ये तीन चीजें है ना, ये बहुत ध्यान सुनना। अगर आप इंडिया में आपका जन्म हुआ है तो आपको इंडियन सिटीजन माना जाएगा, यानी कि सिटीजनशिप बाय बर्थ। दूसरा होता है डिसेंट, अगर आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं तो आप भी इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। तीसरा है रजिस्ट्रेशन, कुछ लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू यानी कि अप्लाई करके इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। राइट, फिर नेचुरलाइजेशन, फॉरेनर्स भी इंडियन सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखकर या फुलफिल करके। फिर अगर कोई नई टेरिटरी को हम इंडिया के अंदर, इंडिया का पार्ट जो है वो बना लेते हैं तो वो नई टेरिटरी ऑटोमेटिकली जो है वो, मतलब उस टेरिटरी के लोग जो है वो इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। तो देखो, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कैसे सिटीजनशिप हासिल की जाएगी और लूज की जाएगी, वो पूरी चीज इसके अंदर एक्सप्लेन है। ये आपको पांच चीजें ध्यान में रखनी है, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और इससे रिलेटेड इसके मीनिंग्स भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसने एक और इंपॉर्टेंट चेंज किया, जो रिलीजियस माइनॉरिटी एक्सेप्ट मुस्लिम्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रोसिक्यूशन के बाद इंडिया आए, उनको सिटीजनशिप देने का रास्ता खोला गया है। लेकिन यह अमेंडमेंट कुछ स्पेसिफिक एरिया में नहीं लगता, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया। राइट, और सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या कह रहा है, आपको तीन कंट्रीज का नाम याद रखना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन तीन कंट्री से जो लोग भागकर इंडिया में आए हैं, राइट, मुस्लिम्स को छोड़कर, इन तीन कंट्रीज की जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो जो भागकर इंडिया के अंदर आई हैं, उनको हम सिटीजनशिप प्रोवाइड कराएंगे। और इसमें कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014। इस दिन या इससे पहले जो भी लोग इंडिया के अंदर आकर सेटल हो गए हैं
उनको सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़कर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस एरिया में ये वाला कानून अप्लाई नहीं होता है, स्पेशली 6 शेड्यूल एरिया जो आसाम, मेघालय मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा के हैं, तो वहां पर अप्लाई नहीं होगा। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है उसको अमेंड किया गया था, राइट। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो अभी तक हमने जाना कि सिटीजनशिप क्या होती है, इसके अधिकार, इसकी ड्यूटीज क्या है, इंडिया में सिटीजनशिप के रूल्स के बारे में हमने समझा। सिटीजनशिप सिर्फ एक लीगल स्टेटस नहीं बल्कि एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और अपने देश को समझना और अपनी ड्यूटीज निभाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये था अभी तक का पूरा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट यानी कि अभी इसी वीडियो में हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर में। तो इसमें आपको और चीजें जो है वो जानने को मिलेंगी अब डेप्थ में। तो 1955 के इस कानून का एक ओवरव्यू तो हमने देख लिया है ना। तो ये कानून को अब और डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको कुछ पॉइंट्स को याद दिला देता हूं, क्योंकि देखो अभी तक मैंने आपको 5 पॉइंट ऐसी बिल्कुल हवाबाजी में जो है बताए थे कि ये 5 पॉइंट से देख लो। अब एक एक पॉइंट को डेप्थ में जाएंगे। हो सकता है कि शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा अरे यार सर तो फास्ट ही फास्ट, सर हमें तो ये नेचुरलाइजेशन क्या होता है समझ में नहीं आया सर, ये डिसेंट क्या है हमें तो समझ में नहीं आया सर, है कि नहीं। आप बोल रहे हो अरे यार सर ने तो ये फटाफट जो है वो पढ़ा दिया। ऐसा होता है कोचिंग सेंटर्स में, बट मैं ऐसा नहीं करता। मुझे पता है कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है और किस चीज पर आपका फोकस ज्यादा डलवाना है। यही मेरी क्वालिटी है, ऐसी थोड़ा 10 साल से तैयारी जो है वो करवा रहा हूँ सिविल सर्विसेज की भाई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पेशली वो स्टूडेंट जो हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप लोग गाइज इस नंबर पर व्हाट्सएप करके क्लेम कर सकते हैं पॉलिटी की जड़ी बूटी। आप सिर्फ इसमें लिख देना पॉलिटी जड़ी बूटी, अगर आपने एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो हम आपको एक ऐसी पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि देखो ये हमने टेलीग्राम चैनल पर ये वाली पीडीएफ, मतलब कौन सी जड़ी बूटी वाली पीडीएफ अपलोड नहीं करी, क्योंकि वो पीडीएफ सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसिकली अपनी बेहतर रिवीजन करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। तो वो जो जड़ी बूटी वाली पीडीएफ है, उस पीडीएफ में हमने करीब 30-35 पेज में पूरी इंडियन पॉलिटी को जो है वो आपको दे दिया है। यानी कि 30-35 पेजेस का एक अच्छा कंटेंट है जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें पूरी इंडियन पॉलिटी कवर्ड है। वो रिवाइज करने के लिए प्रीलिम से पहले, राइट। अब सुनो आगे की, अब हम लोग चर्चा करेंगे, मतलब डेप्थ में हम इस चीज को समझेंगे। तो इंडिया में सिटीजनशिप के रूल्स और रेगुलेशंस को डिफाइन करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस कानून में बताया गया है कि कैसे कोई भी इंसान इंडियन सिटीजन बन सकता है और कब उनकी सिटीजनशिप रिवोक हो सकती है, यानी कि छीनी जा सकती है। अब इस कानून के अंदर सिटीजनशिप पाने के लिए 5 तरीके दिए हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, जो आपको याद रखना है, राइट। पहला तरीका बाय बर्थ, तो मैंने आपको कट ऑफ डेट बोल दी थी, ये याद रखो। तो जो भी लोग 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले इंडिया में जन्म हुए हैं तो उनको सिटीजन माना जाएगा। कट ऑफ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले, इस दौरान जो भी लोग इंडिया में जन्मे हैं उनको सिटीजन बाय बर्थ माना जाएगा। अब 1987 के बाद क्या, तो जो लोग 1987 के बाद जन्मे हैं उनके लिए एक कंडीशन रखी हमने, कम से कम एक पेरेंट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, राइट। कम से कम एक, जो लोग 1987 के बाद जन्मे हैं, कब तक, ये भी है 1 दिसंबर 2004 तक। ये डेट्स याद रखनी है। मैं अक्सर आपको बोलता हूं सिविल सर्विसेज के लिए डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको याद रखनी है। और ये आप मल्टीपल टाइम जब रिवाइज करोगे पीडीएफ को तो ये डेट आपको याद हो जाएगी, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। तो 26 जनवरी 1950 डेट तो आपको पता ही है। इस दिन से लेकर 1987, 1 जुलाई 1987 जो भी पैदा हुए हैं इंडिया के अंदर, जिनका जन्म हो गया इंडियन सिटीजन। फिर 1987 से लेकर 2004 के बीच में जो भी जन्म हुए हैं, जिनका भी जन्म हुआ है 1 जुलाई 1987 के बाद से लेकर 1 दिसंबर 2004 तक, उनके एक पेरेंट को इंडियन सिटीजन होना जरूरी है ना। ये चीज हमें देखने को मिली। अब 2004 के बाद क्या, तो ये भी तो एक क्वेश्चन जो है वो आ रहा है ना। अब 2004 के बाद क्या, तो यहां पर जो है वो ये चीज कही गई है कि जो लोग 1 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुए हैं
उनके लिए एक और रूल है, एक पेरेंट को इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर अक्सर लोग गलती करते हैं, वो लिख देते हैं कि इसके बाद दोनों पेरेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है। एटलीस्ट एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो। सेम वही चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है जो पहले वाले नियम में थी, बट इसमें एक छोटा सा बदलाव है कि जो दूसरे पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, उनके पास प्रॉपर इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए। वो इलीगल तरीके से इंडिया में नहीं रहने चाहिए। उसका प्रूफ जो है वो मांगेगी सरकार, तब जाकर जन्म के आधार पर किसी बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाएगी। समझ गए आप? एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई और दिमाग नहीं लगाना। क्लियर अच्छे से? अब नेक्स्ट, डिसेंट। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले फॉरेन कंट्री में जन्मा हुआ है और उनके फादर इंडिया के सिटीजन थे, तो वो व्यक्ति सिटीजन हो सकते हैं, राइट? डिसेंट के माध्यम से, यानी कि वो इंडिया में आएंगे और बोलेंगे कि भैया देखो, मेरा तो 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म हुआ है इंडिया के बाहर, राइट? मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले मेरा इंडिया में जन्म हुआ है, बट मेरे पिताजी इंडियन सिटीजन थे मेरे जन्म के समय पर, तो आप मुझे प्लीज सिटीजनशिप दो। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद उस व्यक्ति को सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब एक और चीज इसके बाद, ये तो कहानी हो गई 10 दिसंबर 1992 तक की, है ना? 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992, इस टाइम पीरियड के बीच में जो व्यक्ति इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, फिर वो भी इंडियन सिटीजनशिप क्लेम कर सकता है अगर वो ये साबित कर दे कि भाई उसके पेरेंट में, उसके फादर, स्पेशली फादर इंडियन सिटीजन थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ, तब ये उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब सुनो नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये तो 10 दिसंबर 1992 तक का था, बट 10 दिसंबर 1992 के बाद जो भी लोगों का जन्म हुआ है, उसमें अगर किसी भी पेरेंट का इंडियन सिटीजनशिप हो तो वो भी सिटीजन होते हैं। और ये कब तक? 3 दिसंबर 2004 तक। क्योंकि यहां पर इशू आ गया कि भाई मदर क्यों नहीं है, मदर अगर इंडियन सिटीजनशिप है तो आप दोगे नहीं क्या? तो हमने थोड़ा रिफॉर्म कर दिया। हमने बोला नहीं नहीं भाई, यहां पर हमने फादर जो लिखा था, फादर मदर दोनों इक्वलिटी कर दी, एक छोटा सा हमने इसमें वो कर दिया। अब पता है, इसको मेरी बात मानना, तो आप इसका एक चार्ट क्रिएट कर लेना, उससे आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी जो है वो होगी, राइट? खुद से चार्ट बनाओगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर यहां पर साइड में जो है वो लिखते चलना। जैसे ये आपके लिए गैप दिया हुआ ना, अगर आप इसका प्रिंट आउट करा रहे हो पीडीएफ का, तो ये साइड में गैप्स में जो है वो लिख देना, राइट? कि जिससे कि आपको एक आइडिया रहे कि भाई इस 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बाद जो भी बाहर जन्मा है ना, बट उसका फादर जो है उस समय पर, उस टाइम पीरियड पर इंडियन सिटीजनशिप रहा उसके जन्म के समय पर, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट व्हाट अबाउट 10 दिसंबर 1992 के बाद से लेकर 3 दिसंबर 2004, इस पीरियड में हमने बोल दिया कि नहीं भाई, आप में से दोनों में से कोई भी एक सिटीजन, पेरेंट इंडियन सिटीजन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, तो उनको भी मिल जाएगी। बट फिर थोड़ी सी चीजें हमने चेंज कर दी। 3 दिसंबर 2004 के बाद जो लोग इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं, उनको इंडियन कंसुलेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, राइट? कि अब उनको हमने डायरेक्टली देना बंद कर दिया। हमने बोला कि भाई नहीं यार, अब आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आओ, अब हम आपको डायरेक्टली नहीं दे पाएंगे, इस आधार पर कि आपके पेरेंट जो है वो, वन ऑफ द पेरेंट इज इंडियन सिटीजन, आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू आओ। तो अब क्या हो रहा है? अब रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है। तो कुछ कैटेगरीज के लोग सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जैसे कि माइनर चिल्ड्रन, है ना, जो इंडियन सिटीजन्स के पेरेंट के हैं, या फिर इंडियन ओरिजिन के लोग जो इंडिया में कुछ टाइम रहे हैं, या फॉरेन वुमेन जो इंडियन सिटीजन से जिन्होंने शादी करी है। ये होता है रजिस्ट्रेशन के क्लॉजेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रजिस्ट्रेशन का पहला क्लॉज ये होता है कि एलिजिबिलिटी, कि सिटीजनशिप के लिए वाया रजिस्ट्रेशन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी आपको ध्यान में रखनी है। जो भी लोग जिनके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है और वो कोई व्यक्ति माइनर है, राइट, या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का बच्चा, राइट, तो वो माइनर है, तो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। या कोई फॉरेन वुमेन जिसने इंडियन सिटीजन से मैरी करी है और उनका जो बच्चा होता है या होती है, तो वो चाहे तो इंडियन सिटीजनशिप
ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। वेरिफिकेशन के बाद ही ऑब्वियसली पूरी चीजें होती हैं। तो रजिस्ट्रेशन में आ गया। अब नेचुरलाइजेशन। अब देखो ये चीज आपको बार बार थोड़ी सी रिवाइज करनी पड़ेगी, तब ये चीज याद होंगी, राइट। और अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो मैंने आपको पहले भी दिया दिया है, इस प्रकार का टास्क। आज से नीचे डेट डालो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी आज डेट है, अब जिस दिन मैं ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, तो वो तो 26 मार्च का लेक्चर है। तो आप आज लेक्चर देख रहे हैं, अच्छी बात है। जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं, नीचे डेट डालो और बोलो कि आई एम स्टार्टिंग माई टास्क। 7 दिन तक आपको ये सिटीजनशिप के बारे में ये पढ़ना है कि इसके क्या प्रोविजन है, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। एक सुबह पढ़ना है, एक शाम में पढ़ना है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, अपने टेबल पर एक पर्ची बना लो, एक पेपर फाड़ के रखो और उस पे सिटीजनशिप डालो, उसकी ये पूरे पॉइंट जो है वो लिख डालो, और साइड में लिखो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, और उसके आगे दो दो गोले लगाओ। सुबह पढ़ लिया तो उस गोले को क्रॉस कर दो, शाम में पढ़ा तो उस गोले को क्रॉस कर दो, राइट। ऐसे ही करके जैसे ही 7वां दिन आपको कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने जो आज कमेंट किया है उसी अपने खुद के कमेंट पर रिप्लाई कर देना कि टास्क डन। तो ये होती है अकाउंटेबिलिटी। तो और आप खुद और रिप्लाई में ये भी बताना अलग से कि 7 दिन बाद आपको ये चीजें याद हुई कि नहीं हुई। तो मैं जो चीज आपको बता रहा हूं वो फॉलो करोगे, मेरी टिप्स, तो आपको चीजें याद रहने वाली हैं लॉन्ग टर्म तक। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली जो है मेरी कुछ ब्यूरोक्रेट से, आपने अगर मेरा बोला वीडियो नहीं देखा है कि ब्रेन पावर को कैसे जो है वो आप मजबूत कर सकते हो, तो जाकर देखो। मेरी अभी कुछ ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो है वो मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में उन्होंने ओमेगा 3 और ओमेगा 9 के बेनिफिट्स के बारे में बताया, राइट। और वही चीज मैं आपको पास ऑन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत समय से सिर्फ मैं तो ओमेगा 3 लेता था, राइट। बट अब ओमेगा 3 ओमेगा 9 का एक मिक्सचर आ गया है, कैप्सूल अमेरिका की, राइट। वो बहुत बढ़िया है, और वो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा सकता हूं। और उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे नंबर पर कांटेक्ट करना है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ट्राई इट फॉर 2 मंथ्स, और ये तो सभी स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। आप खुद देखना। देखो, जब कोई व्यक्ति जिम जाता है, तो जिम जिम जाकर भाई प्रोटीन लेता है ना, वो तब जाकर तो उसके मसल बिल्डअप होता है। बट हम अपने ब्रेन के लिए कुछ कर नहीं रहे। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। और फिर सोचते हैं कि यार हमें चीजें याद नहीं रह पा रही, क्योंकि आप ब्रेन को वो न्यूट्रिएंट्स दे नहीं रहे हो। तो वो अच्छे न्यूट्रिएंट दो, अच्छी क्वालिटी के दो। अगर आपको कोई अच्छी क्वालिटी का कोई ऑफर कर रहा है तो ले ले सकते हो, जहां से भी लेना है आपको वहां से ले सकते हो, ओमेगा 3 ओमेगा 9 का मिक्सचर, क्योंकि वो सही मात्रा में होना चाहिए, राइट। तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा वो। और उसके लिए हमारे पास एक अप्रूव्ड सप्लीमेंट है, जो मेरे ख्याल से 2800 रुपए का आएगा। उसमें 60 कैप्सूल्स होती हैं, सुबह शाम लोगे तो एक एक महीना आराम से चलेगा, यानी कि 100 रुपए से भी कम पर डे का आपका इन्वेस्टमेंट है। बट आई एम गारंटिंग यू कि अगर 2 महीने आपने वो फॉलो अप कर लिया, तो आप खुद अपने अंदर रिजल्ट जो है वो देखोगे। तो एक 2 महीने का डोज स्टार्ट तो करो, फिर देखना आप एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन के दौरान लेते रहो यार। क्योंकि जब जिम जाने वाला व्यक्ति प्रोटीन में खर्च करके अपनी बॉडी बना सकता है, तो आप तो तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की यार। तो आपको तो ये करना ही चाहिए। मैं ओमेगा 3 तो मैं बहुत समय से ले रहा हूँ, बहुत बार, कई बार मैं बीच में लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ करंट अफेयर्स के, राइट। तभी तो मैं इतने सस्टेन तरीके से जो है वो काम करता रहता हूँ कंटिन्यूअसली। आप कभी भी मेरे नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, आपको पता रहेगा कि मैं कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता हूँ, क्योंकि काफी सारे लेक्चर्स बनाता हूँ। पेड कोर्स के भी लेक्चर्स अलग से कुछ कंपनीज के साथ जो है वो चलते रहते हैं, यहाँ पर भी लेक्चर्स जो है वो चलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एनर्जी प्रोवाइड जो है वो करती है मुझे कुछ सप्लीमेंट्स, जो ब्रेन पर हम काम करते हैं, तो आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यू शुड इन्वेस्ट इन दिस। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, राइट। तो चाहिए तो मैं आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स मंगवा सकता हूँ। तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। अमेरिका से वो प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है, और वो काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं, और बहुत जल्दी उसकी टेस्टिमनी भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, इफ एनीवन वांट्स। क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है, लोग सिर्फ पढ़ाते रहते हैं, बट चीजों को याद कैसे रखें, तो रट्टा मारते रहोगे फिर भी भूलते जाओगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन को आप डेवलप ही नहीं कर रहे ना, उसको न्यूट्रिएंट ही नहीं दे रहे। एनीवे, चलो वो तो एक एक अलग बात थी। अगर जिसको चाहिए वो ले लेना। तो मैं आपको यही चीज बोल रहा हूं, 7 दिन तक अब आपको ये टास्क करना है। और ये टास्क करने के बाद आप 7वें दिन मुझे बताना। और मुझे पता है कि 100% आप लिखोगे कि हाँ सर मेरे को याद हो गई चीजें। काफी मतलब एटलीस्ट 60-70% चीज आपको याद हो जा रही है, तो दैट मीन्स कि प्रीलिम्स में आराम से ये क्वेश्चन आप टैकल कर जाओगे। मेंस में तो बुलेट पॉइंट्स लिखना ही है, वो तो आराम से आपको याद रहेंगे। तो ये हमने देख लिया कि भैया कैसे लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी 5 तरीकों के आधार पर। अच्छा, ये नेचुरलाइजेशन नहीं देखा ना हमने अभी। रजिस्ट्रेशन देख लिया, अब नेचुरलाइजेशन। अगर कोई फॉरेनर इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है, तो उसे कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती है, जैसे इंडिया में कुछ साल रहना,
और कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल की किसी लैंग्वेज का ज्ञान होना। राइट, तो ये दो चीजें हैं, 8वें शेड्यूल की किसी लैंग्वेज का ज्ञान होना भी जरूरी है, प्लस कुछ कंडीशंस होती हैं कि कुछ सालों तक इंडिया के अंदर उसको रहना पड़ता है, तो उसमें डेप्थ में अभी जाने की जरूरत नहीं है। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मैंने आपको बता ही दिया, अगर कोई नई टेरिटरी इंडिया का हिस्सा बन जाती है तो उन लोगों को इंडियन सिटीजन्स बनाया जाता है। अब ये अक्सर पूछा जाता है कि इंडिया की सिटीजनशिप कैसे छीनी जाती है, टर्मिनेट की जाती है। एक तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है तो हम बोलते हैं पहली फुर्सत में निकल, तो वो अपनी सिटीजनशिप त्याग कर सकता है। दूसरा होता है टर्मिनेशन, अगर कोई इंसान दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है तो उसका इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाता है। तीसरा डेप्रीविएशन, अगर कोई इंसान फ्रॉड करके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिसलॉयल हो या एनिमी के साथ इलीगल ट्रेड करे तो गवर्नमेंट उसकी सिटीजनशिप छीन सकती है कि भाई तुम यहां पर, तुम इंडियन सिटीजनशिप के लायक नहीं हो, निकलो यहां से, तो हम छीन भी सकते हैं। तो ये भी ताकत सरकार के पास होती है किसी व्यक्ति की डेप्रीविएशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप छीनने की। अब रीसेंट अमेंडमेंट्स क्या हम लोग को देखने को मिले, तो मैंने आपको बता ही दिया, थोड़ा सा ओवरव्यू थोड़ी देर पहले लिया था। अब आओ डेप्थ में बात करें। सिटीजनशिप एक्ट 2019, ये अमेंडमेंट हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, 6 कम्युनिटीज, माइनॉरिटी क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारे देश में नहीं है, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में है। तो हमने बोला कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में ये 6 कम्युनिटीज हैं जो माइनॉरिटी में हैं, तो हम उनके लिए हमारा दरवाजा खोल रहे हैं। तो जो भी लोग 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया के अंदर आए हों इन देशों से, तो हम उनको सिटीजनशिप देंगे। इस अमेंडमेंट में मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया गया, जो कई लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल बन गया और प्रोटेस्ट भी इससे रिलेटेड काफी हुए हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए, सिटीजनशिप के रूल्स कॉम्प्लेक्स हैं और बदलते रहते हैं, इसलिए अपडेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन और लीगल गाइडलाइंस को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, तो ये करंट अफेयर्स में इससे रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब एक कंसेप्ट और है, सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। आओ इसको भी समझ लेते हैं। सिंगल सिटीजनशिप के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। इंडिया में सिर्फ एक सिटीजनशिप होती है, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब है चाहे आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, आप सिर्फ इंडिया के सिटीजन होते हैं। अब आप बोल रहे हो सर ये कैसी बात कर रहे हो, भाई देखो, यूएसए के अंदर पता है आपको ड्यूअल सिटीजनशिप है, आप एक यूएसए की भी सिटीजन हो और अगर आप यूएसए के किसी स्टेट में रह रहे हो तो आप उसके भी सिटीजन होते हो। कोई मुझे बता सकता है यूएसए में कितनी टोटल स्टेट है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर। अब सिंगल सिटीजनशिप के एडवांटेज अगर आपसे पूछ ले मेंस में या प्रीलिम्स में आ जाए, तो पहला, नेशनल इंटीग्रेशन, ये एक यूनिफाइड सिटीजनशिप देश को एक बनाता है और रीजनल या प्रोविंशियल लॉयल्टीज को कम करता है। कि मतलब लोग अपना ज्यादा स्टेट स्टेट ना गाएं, सिर्फ एक ही चीज गाएं, पूरा इंडिया, कि सभी लोग, इंडिया के हर एक कोने के लोग जो है वो सिर्फ इंडिया के बारे में ही बात करें, उनकी जो फीलिंग्स आनी चाहिए वो ओवरऑल यूनाइटेड होनी चाहिए इंडिया को लेकर। क्योंकि देखो रीजनल फीलिंग्स जो बनती भी हैं स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम देखें, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो ये डिवीजन होता है, तो आप देखो उसमें कितने दंगे होते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए हमने सिंगल सिटीजनशिप रखा। दूसरा, इलेक्शंस, गवर्नेंस और लॉस को मैनेज करना सिंपल हो जाता है क्योंकि हर सिटीजन का एक ही सिटीजनशिप होता है। फिर सभी सिटीजन्स को एक जैसे अधिकार मिलते हैं और उनसे एक जैसी ड्यूटीज एक्सपेक्ट की जाती है, इससे इक्वलिटी प्रमोट होती है। फिर स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी, ये एक स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी और पेट्रियोटिज्म को भी प्रमोट करता है, जिसमें सभी सिटीजन्स एक ही गोल और वैल्यूज के लिए यूनाइटेड होते हैं। फिर अगर किसी को अपने देश के किसी भी कोने में जाना है तो भाई आप स्टार्ट करो अपनी भाई गाड़ी और निकल जाओ, जिस देश के जिस कोने में जो है जाना है, उठाओ अपनी XUV 700 और निकलो बढ़िया, है ना, कहीं पे भी ट्रैवल कर लो। यस, तो ये चीज है। अब देखो हमने आपके लिए कितना बेहतरीन चार्ट बना के रखा है, और ये बेसिकली यूएसए और इंडिया की सिटीजनशिप या फिर सिंगल सिटीजनशिप और ड्यूअल सिटीजनशिप को जो है वो समझाया है इसमें। तो ये चार्ट मैं चाहूंगा कि आप जो है वो पीडीएफ के माध्यम से खुद से पढ़ें, क्योंकि पूरी चीज मैं आपको समझा चुका हूं। राइट, तो ये आप खुद से जो है वो उस चार्ट को जो है वो कवर अप करिएगा, बट अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। अब तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया।
तो देखो कितने इजी तरीके से पूरे अभी सिटीजनशिप के टॉपिक को हमने समझा, बताओ। अब देखो इसमें क्या होती है, हर चीज आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज एग्जामिनेशन के लिए काम की है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, राइट। और उसी से रिलेटेड आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे, इसलिए हमने बहुत ही प्रिसाइज और सटीक तरीके से हर चीज भी कवर करी है, और उतनी जितनी की आपके एग्जाम के लिए काम की हो, राइट। अब सुनो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, हालांकि काफी सालों से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बट अगर आ जाए तो फिर भी इस पर फोकस आपको करना जरूरी है। तो हम बात करेंगे ओसीआई के टॉपिक के बारे में और किस तरह से ये इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए काम करता है। हम ये भी देखेंगे कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कैसे सिटीजनशिप कानून को शेप करते हैं, और एनआरसी जैसे इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या स्टैंड रहा है। तो ये पूरी चीजें अभी हम लोग एक एक करके जो है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं ओसीआई क्या होती है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओसीआई गाइस एक तरह का इमिग्रेशन स्टेटस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन सिटीजन्स को देता है जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति है जिसके कोई पेरेंट किसी समय पर इंडियन सिटीजनशिप हुए होंगे या ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनको जो है वो हम लोग ओसीआई का दर्जा जो है वो दे देते हैं। अब ये स्टेटस उनको लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री ट्रैवल करने का अधिकार देता है, और कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मतलब कि वो, उनको बार बार वीजा फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग जो है वो इंडिया के अंदर आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओसीआई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं देता, इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड ही नहीं है, जो मैं अभी आपको समझा चुका हूं। तो ओसीआई सिर्फ एक इमिग्रेशन स्टेटस है, ना कि इंडियन सिटीजनशिप। यानी कि हमने ये इसलिए रखा है कि हमारे यहाँ के मतलब फॉरेन में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के लोग जो है वो इंडिया के अंदर मतलब लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री एक्सेस उनको मिल सके, कि जब वो आना चाहे इंडिया वो आ सकते हैं, उनको बार बार वीजा के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो आओ इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि क्या सभी को अलाउड है। सुनो बात ध्यान से, अगर कोई एक फॉरेन नेशनल है, राइट, यानी कि किसी व्यक्ति ने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद इंडिया का सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल थे। मतलब अभी हमने सिटीजनशिप के बारे में बात करी, 5 तरीके होते हैं सिटीजनशिप हासिल करने के, है ना। तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जो भी इंडियन सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल थे, या कोई इंडिया किसी ऐसी टेरिटरी से बिलोंग करते थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का पार्ट बना, तो वो व्यक्ति ओसीआई के लिए अप्लाई कर सकता है। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी लोग इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबल, तो वो लोग जो है वो ओसीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, 1947 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी पार्ट इंडिया का हिस्सा बना है, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो पहले वहां पर रहते थे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं ओसीआई कार्ड के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन थे, तो भी ओसीआई अप्लाई किया जा सकता है, एक्सेप्ट पाकिस्तानी और बांग्लादेश नेशनल। ये भी चीज ध्यान में रखना, अगर कोई किसी के ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स, राइट, इंडियन सिटीजन्स थे, और जो व्यक्ति आज की डेट में फॉरेन में रह रहे हैं, तो उनको भी ओसीआई कार्ड जो है वो मिल जाएगा। बट ये ध्यान में रखना है कि पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नेशनल्स को हम ये प्रोवाइड नहीं कराते। यानी कि कोई फॉरेन कोई पाकिस्तान के अंदर है या कोई बांग्लादेश के अंदर है, उसके ग्रैंड पेरेंट, मान लेते परदादा या परदादी इंडिया के सिटीजन रहे हो, तो हम उनको नहीं देंगे। ये दो कंट्रीज को छोड़कर हम दूसरी सभी कंट्रीज को दे देते हैं, बट इनको नहीं देंगे। और एक और चीज है, अगर किसी ने इंडियन सिटीजन से शादी की हो या ओसीआई कार्ड होल्डर के पार्टनर हो, लाइक स्पाउस, लाइफ पार्टनर, तो उनको भी ओसीआई के लिए अप्लाई करने का मौका दिया जाता है। क्लियर। अब ओसीआई कार्ड जिसके पास होता है उसको क्या फायदा मिलता है, पहले तो मैंने आपको बता दिया, लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री ट्रैवल टू इंडिया। ओसीआई कार्ड होल्डर्स को इंडिया आने जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी व्यक्ति जिसका ओसीआई कार्ड है कभी भी इंडिया आ जा सकते हैं, चाहे कोई भी पर्पस हो। फिर एनआरआई जैसे अधिकार मिलते हैं, पता है आपको। ओसीआई कार्ड होल्डर्स को फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल फील्ड में भी वही अधिकार मिलते हैं जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस को मिलते हैं। आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड और फार्म हाउस। आप एजुकेशन भी परस्यू कर सकते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। अब ओसीआई कार्ड होल्डर्स को फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर
के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता, चाहे वो कितनी भी देर तक इंडिया में रहे हों। राइट, यानी कि कोई फॉरेनर जब इंडिया में रहते हैं तो ऑब्वियस है उनके वीजा के टाइम पीरियड पर टाइम तक उनको रहना पड़ता है, जब तक कि उनका वीजा लगाए। और अगर उसको एक्सटेंड करना है तो उनको फिर ऑफिशियल से मिलना रहता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ओसीआई जब तक चाहे वो इंडिया के अंदर रह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं ओसीआई स्टेटस में, कुछ लिमिटेशंस। अब पहली बात तो ये इमिग्रेशन स्टेटस है भाई, ये फुल सिटीजनशिप नहीं देता है ना। तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स इंडिया के इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते। पहला पॉइंट, ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन को ही वोट देने का अधिकार है भाई, वो तो फॉरेन सिटीजन है ना ओसीआई कार्ड जिनको हमने दिया है। फिर इंडियन पासपोर्ट उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट तो फिर आइडेंटिटी बता देता है सिटीजनशिप की। तीसरा, आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जज, सुप्रीम कोर्ट या एमपी जैसी पोजीशन नहीं होल्ड कर सकते, है ना। चौथा, ओसीआई कार्ड होल्डर्स एग्रीकल्चरल लैंड या फार्म हाउस नहीं खरीद सकते। ओसीआई कार्ड होल्डर्स को इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्विस का अधिकार नहीं होता। रिसर्च का काम करने के लिए कोई स्पेसिफिक परमिशन की मतलब जरूरत हो सकती है, यानी कि अगर किसी को रिसर्च एक्टिविटी करनी है तो उनको अलाउ किया जाएगा, बट उसके लिए परमिशन चाहिए रहेगी पूरी। हम जांच पड़ताल करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, पता लगे कोई फॉरेनर जो है जिसके पास ओसीआई कार्ड है वो यहाँ पर स्पाई बन के आ गया तो दिक्कत हो सकती है। तो वो तो भाई वैसे तो हमारे एजेंट्स जितने भी हैं बॉस, वो हर चीज पर जो है वो निगरानी रखते हैं, तो इतनी कमजोर हमारी फोर्स जो है वो नहीं है। उनको ही पता रहता है कि इंडिया के अंदर जब जो कोई फॉरेन कंट्री से है, चाहे वो ओसीआई कार्ड होल्डर हो या नॉन ओसीआई कार्ड होल्डर हो, सब पर निगरानी होती है। यही तो इंटेलिजेंस है। अब देखो, तो ओसीआई और फुल इंडियन सिटीजनशिप में गाइस फर्क होता है, राइट। ओसीआई कार्ड होल्डर्स को फुल इंडियन सिटीजन जैसे अधिकार नहीं मिलते। कौन से? वोट नहीं कर सकते, इंडियन पासपोर्ट नहीं मिलता, मिलिट्री सर्विस में नहीं जा सकते, है ना। तो वो पूरी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, तो ये डिफरेंसेस हैं। अब ये केस स्टडीज वगैरह जो बहुत ज्यादा काम की है इसमें, वो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का केस। तो हम बात करेंगे कुछ जुडिशियल केस के बारे में, जैसे कि सिटीजनशिप कानून का इंटरप्रिटेशन और इंप्लीमेंटेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में अपना स्टैंड दिया है जो सिटीजनशिप को डिफाइन करते हैं, जैसे कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये केस के बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे, जो आसाम में हुआ था। नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडिया का केस जो है वो आसाम का है। ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसमें पेटिशनर ने एनआरसी के इंप्लीमेंटेशन को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह केस मॉनिटर किया और डायरेक्शंस दिए कि एनआरसी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को प्रॉपरली हैंडल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर आए हैं, उनका नाम एनआरसी से हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी सिटीजन को गलत तरीके से एक्सक्लूड नहीं किया जाता। एक्चुअली केस मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या था, कि काफी सारे लोग जो इंडिया में बहुत समय से रह रहे थे, राइट, तो आ, जब पूरा सर्वे जो है वो किया गया तो काफी सारे लोगों के पास इंडिया के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे ये प्रूफ करने के लिए कि वो इंडियन सिटीजन हैं। तो उनको फॉरेन नेशनल के तौर पर जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया, राइट। और उनको जो है फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जो है वो ट्रांसफर किया गया। तो और फिर वो अभी अपनी सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये डर है कि उनको जो है वो वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, राइट। क्योंकि ये बांग्लादेश का इशू था आसाम वाला, मेनली एनआरसी का, कि बांग्लादेश से जो इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर आए हैं तो उनको फिल्टर आउट करने की ये पूरी प्रोसीजर थी। बट इसमें काफी सारे लोगों का ऐसा भी नाम था जो वाकई में इंडियन सिटीजन थे, बट वो प्रूफ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन उनके पास नहीं है। अब जुडिशियल डिसीजन का सिटीजनशिप कानून पर काफी इंपैक्ट रहा है गाइस। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया, जैसे आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये डिसीजन इंश्योर करता है कि सिटीजनशिप प्रोसेस फेयर हो और किसी के बेसिक अधिकार का उल्लंघन ना हो। तो जुडिशरी ने ये बैलेंस भी बनाया है। तो ये इंपैक्ट होता है कि जुडिशरी जो है वो बैलेंस जो है वो बनाकर रखती है कि भाई नेशनल इंटरेस्ट भी फुलफिल हो और इंडिविजुअल के अधिकार भी उनको प्रॉपर तरीके से मिले। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिखाती है कि सिटीजनशिप को लेकर इंडिया का पर्सपेक्टिव उभर रहा, बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अभी अभी हमने देखा ना, पहले फादर को ही सिर्फ अलाउड था कि कोई भी एक पेरेंट अगर फादर है तो बाय बर्थ सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी, फिर फादर मदर दोनों कर दिया, है ना। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली। तो ये कहानी थी गाइस पूरी की पूरी, और ये पूरा चैप्टर था। होपफुली पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर इस टॉपिक के अंदर समझ में आई होगी। बस इस टॉपिक जितना मैंने आपको पढ़ाया उसको मल्टीपल टाइम जो है वो रिवाइज करो। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओसीआई, सिटीजनशिप, इन तीनों के बारे में एक अच्छी बस आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए, राइट। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो सिटीजनशिप के रजिस्ट्रेशन और
क्या पॉइंट, जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना सिटीजनशिप एक्वायर करने के, और सिटीजनशिप जो छीन ली जाती है, उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग। और बाकी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में पूछेंगे, और एनआरसी के बारे में पूछेंगे। तो इतनी चीजें आप थोड़ी सी ध्यान रखो, ओसीआई से रिलेटेड अभी पूछते नहीं, बट फिर भी ध्यान में रखना। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। और जिसको भी एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके। और जिसको भी वो सप्लीमेंट चाहिए ब्रेन पावर को इंप्रूव करने के लिए, मुझसे कांटेक्ट करो। मैं आपको सप्लीमेंट जो है वो ओरिजिनल प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मार्केट में बहुत डुप्लीकेसी जो है वो चल रही है। मेरे पास जो प्रोडक्ट आता है, जो सभी ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं, तो वो ऑथेंटिक है, प्रॉपर। तो आप उससे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और प्रॉपर आपको बिल वगैरह के साथ जो है वो पूरी चीज जो है वो मिलेगी। एंड जीएसटी बिल के साथ प्रॉपर ऑथेंटिकेट चीज हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। चलिए, साइन ऑफ करता हूं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।